वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आबिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। आज बात शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। बहुत पढ़ लिया कूलम्स लॉ, उसके ऊपर सवाल बहुत कर लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें शुरू करते हैं। क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, चल जल्दी से कॉपी पेन निकाल, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोलूँ तो वेरी इंडिस्पेंसिबल टॉपिक। मतलब इसके बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक में आगे बढ़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ लेंगे तो हमें बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, जैसे कि तेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये सारे उसके बाद समझ में आएंगे। ये कैपेसिटर टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा तो आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड की बात शुरू कर रहे हैं। अगर टॉपिक शुरू करने से पहले ही मैं टॉपिक खत्म कर दूं तो एक लाइन में मैं बोल दूं कि यार एक चार्ज के आसपास जो इन्फ्लुएंसिव रीजन होता है उसी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहता हूं। क्या बोला मैं? जो चार्ज के आसपास इन्फ्लुएंसिव रीजन होता है उसी को मैं क्या बोलता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड। सर किस तरह का इन्फ्लुएंस? चल आजा बात शुरू करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं। मान ले कि एक यहाँ पे क्यू चार्ज फिक्स है। मान ले कि ये क्यू चार्ज यहां पर फिक्स हो गया, फिक्स है। मैंने क्या लिखा? फिक्स है। अब यहाँ पे कोई ऐसे छोटा सा चार्ज ऐसे टहलता हुआ आ रहा था, ऐसे कोई टहलता हुआ आ रहा था, छोटा सा चार्ज ऐसे टहलता हुआ आ रहा था, तो उसे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन क्या तू कूलम्स लॉ पढ़ चुका है? कूलम्स लॉ में तूने क्या सीखा कि यार ये चार्ज जैसे ही इसके पास आना शुरू करेगा, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स आने लगेगी जिसको तू कूलम्बिक फोर्स के नाम से जानता है। तो इस छोटे से चार्ज को इस कैपिटल क्यू के बारे में कैसे पता लगा कि यहां पर कोई कैपिटल क्यू चार्ज है? ठीक है, तो जैसे ही उसके ऊपर कोई फोर्स आएगी वैसे ही इसके ऊपर भी कोई फोर्स आने लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। यही तो सीखा हमने यार कूलम्स लॉ में। ये इंट्रैक्शन फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में, और ये कैसी फोर्स है? एक्शन रिएक्शन पेयर। स्मॉल क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स उधर की तरफ लगेगी और इसके ऊपर फोर्स उधर की तरफ लगेगी। ठीक है, तो ये जैसे इसके पास आ रहा था तो इनको आपस में एक दूसरे के बारे में पता कैसे लगा? क्या इनके पास कोई सेंसरी ऑर्गन है? अगर तेरे पास कोई आएगा तो तुझे तो ऐसे देख के पता लग जाएगा, देख के नहीं पता लगेगा तो उसकी आवाज सुन के पता लग जाएगा। तो सेंसरी ऑर्गन है, क्या इनके पास कोई सेंसरी ऑर्गन है? एक एग्जाम्पल उठाते हैं कि यार एक सपेरा बीन बजा रहा है, ठीक है, और सांप ऐसे चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो जैसे सपेरे की जो बीन की आवाज होगी सांप के कान में पड़ेगी, क्या उसे समझ में आ जाएगा कि यार आसपास कोई है? तो कुछ तो है जो उन्हें पता लग रहा है, लेकिन यहां पे कौन है? तो हमने उस इन्फ्लुएंस को जो भी इन दोनों के बीच में आ रहा है एक नाम से हमने जानना शुरू किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानना शुरू किया। किस नाम से जानना शुरू किया भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानना शुरू किया। बात समझ में आई क्या? तो इसको इन्फ्लुएंसिव रीजन कहते हैं कि यार ये क्यू, कैपिटल क्यू जो चार्ज है इसके आसपास कोई इन्फ्लुएंसिव रीजन है। मैंने एक रफ लाइन बना दी। क्या बना दी? एक रफ लाइन बना दी। मैंने कहा इस रफ लाइन के अगर अंदर ये क्यू नॉट चार्ज आएगा तो उसको कोई इंट्रैक्शन फोर्स मिलेगी, वरना कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं मिलेगी। इस रीजन के अंदर अगर क्यू नॉट चार्ज आया तो उसे कोई इंट्रैक्शन फोर्स लगेगी, वरना नहीं लगेगी। तो मैंने इस रफली ड्रॉन एक बाउंड्री के अंदर वाले रीजन को मैंने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, या कहूं इन्फ्लुएंसिव रीजन ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज। इन्फ्लुएंसिव रीजन ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है बाबा, इन्फ्लुएंसिव रीजन है इस चार्ज का। और इसको ना मैं एक नाम देता हूं, सोर्स चार्ज। क्या नाम देता हूं? सोर्स चार्ज। और इसको हम एक नाम दे देते हैं टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए लाए। अभी धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएंगी। देख छोटी सी क्लिप तेरी स्क्रीन पे अभी आएगी, कुछ चीजें समझ में आए तो बात बोलना। देखिए यार, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इससे कुछ लाइंस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। और यहाँ पर जो मैंने एक छोटा सा चार्ज अभी ये ला के रखा, देखिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रखा। क्या ला के रखा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पीछे करके दोबारा देख, और ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को देख, मैं यहाँ लेकर आऊँगा, इस वाले पॉइंट पर रखा, तो यहाँ पर भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, देख उसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में दूर जा रहा है। ठीक है, अभी मैंने इसको पकड़ा, अब मैं इसको
उठाकर यहाँ किसी दूसरे पॉइंट पे लाके रखूँगा, तो यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो अलग है, यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलग है, यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलग है। तो हर पॉइंट पर अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन इसको पता कैसे चला कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो हर पॉइंट पर कहीं भी रख दूँ तो ये अलग ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसी इन्फ्लुएंस को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहता हूँ। बात समझ में आ गई क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे है या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है या नहीं है, ये टेस्ट चार्ज को रख कर देख लेंगे, एक चार्ज को प्लेस करके देख लेंगे। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स आई तो इसका मतलब जहां हमने चार्ज को प्लेस किया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ गई क्या? तो एक लाइन में तेरे लिए बोल रहा हूं, तो नोट डाल के लिख भी सकता है, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, वहां पर चार्ज को प्लेस करके देख ले। वहां पर क्या करके देख ले? चार्ज को प्लेस करके देख ले। अगर चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस करी तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ गई क्या? एक दूसरी बात, हर चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हर चार्ज का अपना एक इन्फ्लुएंसिव रीजन होता है। मैं इस बात को थोड़ा सा और डेप्थ में समझाना चाहता हूं कि इन्फ्लुएंसिव रीजन मैं इसको बोल रहा हूं तो क्या। सोच के देख कि यार, मैं अभी तेरे सामने यहां पे बॉलीवुड का कोई कैरेक्टर उठा के ले आऊं, मान ले तेरा वरुण धवन को मैं ले आया, ठीक है, अभी तेरे सामने है, तो तू उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि नहीं? तेरे दिमाग में जो थॉट्स जनरेट होंगे, क्या वो बॉलीवुड से रिलेटेड होंगे, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड चल रहे होंगे, या क्रिकेट से रिलेटेड चल रहे होंगे? तेरे दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड से रिलेटेड चल रहे होंगे। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चल वरुण धवन को हटाया, मैं तेरे सामने किसी क्रिकेटर को, मान ले उसको कोहली को उठा लिया हम, ठीक है, तेरा फेवरेट कोहली, उसको उठा के ले आया, तो तेरे सामने जैसे वो आया तो तुझे अब बॉलीवुड से रिलेटेड थॉट्स थोड़ी आएंगे, तुझे क्रिकेट से रिलेटेड थॉट्स आएंगे। तो ये हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझ। मान ले मैं तेरे सामने मैसी को ले आऊं या रोनाल्डो को ले आऊं, वो फुटबॉल प्लेयर हैं हमारे, तो जैसे वो तेरे सामने आएंगे तो तुझे अब किससे रिलेटेड थॉट्स आएंगे? तुझे फुटबॉल से रिलेटेड थॉट्स आएंगे। तो मैं तुझे यही समझाना चाह रहा हूं कि तेरे सामने जो भी आ रहा है तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। समझ में आया क्या? क्यों इन्फ्लुएंस हो जाता है? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस है, उनका एक इन्फ्लुएंसिव रीजन है। तू जब उस इन्फ्लुएंसिव रीजन के अंदर आ जाता है तो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, तुझे कोई इंट्रैक्शन फोर्स लगती है। तो उसी तरीके से मैं इस सोर्स चार्ज को वो पर्सनैलिटी का नाम दे रहा हूं, ये सोर्स चार्ज है और वो तू है। बात समझ में आ गई क्या? हर आदमी का अपना इन्फ्लुएंस होता है। तो इसी तरह मैं बोलूं, हर टेस्ट चार्ज का, हर चार्ज का अपना इन्फ्लुएंस होता है, भले ही वो छोटा चार्ज हो, भले ही वो बड़ा चार्ज हो। बात समझ में आ गई क्या? हर चार्ज का अपना इन्फ्लुएंस होता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है। तो इतनी सारी बातों को मैं एक लाइन में समेटता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज इज नथिंग बट द इन्फ्लुएंसिव रीजन अराउंड इट। बात समझ में आ गई क्या? तो बात समझ में आ गई क्या? इन्फ्लुएंसिव रीजन अराउंड अ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। बात समझ में आ गई? तो हर चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन एक पॉइंट जो नोट करने वाली है, अब एक कॉपी पेन लेके बैठा, अगर बात समझ में आएगी, ऐसा कोई मतलब कॉमेडी शो नहीं है भाई तू ऐसे कॉपी बिना लिए बैठ जाए, तो कॉपी पेन लेके बैठ, हंस क्या रहा है भाई, कॉपी पेन निकाल, शुरू कर। तो एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट, दो पॉइंट में तुझे बता चुका, क्या कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करनी हो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, तो वहां पर तू चार्ज प्लेस करके देख ले। अगर चार्ज के ऊपर फोर्स आ गई तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरी बात, हर एक चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हर एक चार्ज का अपना एक इन्फ्लुएंसिव रीजन होता है। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट जो मैं तुझको बताना चाहता हूं वो क्या है कि कोई भी चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। अभी तूने कोई ऐसा आदमी देखा है कि जो अपने इन्फ्लुएंस में खुद ही पागल हो रहा हो, ओ भाई मैं इतना बड़ा आदमी हूं यार, मैं अपने आप से इन्फ्लुएंस हो रहा हूं? ऐसा तो नहीं होता ना। दूसरे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो दूसरे चार्ज पार्टिकल इन्फ्लुएंस होते हैं किसी दूसरे की वजह से। बात समझ में आ गई क्या? कोई भी चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। बात समझ में आ गई? ये बहुत अहम पॉइंट है। बात समझ आएगी? नो चार्ज एक्सपीरियंस फोर्सेस बिकॉज ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई क्या? चल, ये वाली बात हो गई, बहुत शानदार। नेक्स्ट तेरे से मैं बात करना चाहता हूं, सर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखूं क्या? तूने इतनी बातें बोल दी, मैं लिखूं क्या? मैंने कहा बाबा सिर्फ इतनी सी बात ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, एक इन्फ्लुएंसिव रीजन है किसी चार्ज के आसपास। बात समझ में आ गई क्या? किसी चार्ज के आसपास जो उसका इन्फ्लुएंसिव रीजन होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो यार अब हम कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं कि इस क्यू चार्ज ने अपना इन्फ्लुएंस ऐसे फैला रखा है। बात समझे कि वैसे डायग्राम हमने रफली बनाया, इस क्यू चार्ज ने अपना एक इन्फ्लुएंसिव रीजन फैला रखा है। मैं एक छोटे से चार्ज को
अच्छा सुन, एक और एग्जांपल सुन। जो टेस्ट चार्ज जिसको मैं बोल रहा हूं, जिसको मैंने सोर्स चार्ज बोला था और जिसको टेस्ट चार्ज बोला था, उस टेस्ट चार्ज को मैंने टेस्ट चार्ज ही क्यों बोला? क्योंकि उसको मैं ला रहा हूं इसका इन्फ्लुएंस टेस्ट करने के लिए। बात समझ में आ गई क्या? इसका इन्फ्लुएंस टेस्ट करने के लिए मैं उसको लेकर आया। तो बात यह समझने की है कि वो बहुत मामूली सा होना चाहिए। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से सुन। तो वरुण धवन का इन्फ्लुएंस चेक करने के लिए किसी गली मोहल्ले से छोटे से आदमी को लेके जाएगा या शाहरुख खान को लेके जाएगा? सोच के देख। तो उसका इन्फ्लुएंस चेक करने की कोशिश कर रहा है तो किसी मामूली से आदमी को लेके जाए जिसका खुद कोई अपना इन्फ्लुएंस ना हो, तो उसे देख के वो पागल हो जाएगा। तो टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। अभी बातें करेंगे और बात समझ में आई तुझको? तो मैंने कहा कि यार इसका इन्फ्लुएंस टेस्ट करना है, तो मैंने कहा चल एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है यहां पर बी और एक पॉइंट है यहां पर सी। तो मैं जब भी ये चेक करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, तो मैं यहां पे चार्ज प्लेस करके देख लेता हूं। अगर उसके ऊपर फोर्स आई तो इसका मतलब वहां पर कोई चार्ज है दूसरा जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो यहां पर मैंने कोई Q0 चार्ज रख के देखा, कभी ए पर रख के देखा, कभी बी पर रख के देखा, कभी सी पर रख के देखा। बात समझ आ गई? तो मुझे हर बार एक अलग ही फोर्स मिली। ए पर रखा तो उस Q0 ने अलग फोर्स एक्सपीरियंस करी, बी पर रखा तो अलग फोर्स एक्सपीरियंस करी, सी पर रखा तो अलग फोर्स एक्सपीरियंस करी। और ये बात तुझे समझ में भी आती होगी, क्यों? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच की इंटरेक्शन फोर्स है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई क्या? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, ये हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है। ठीक है, तो यार मुझे ना एक बात नहीं समझ में आई कि हर पॉइंट पर अलग अलग ये अपना इन्फ्लुएंस फैला रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि यहां पर रखा तो अलग इन्फ्लुएंस, यहां पे रखा तो अलग तरीके का इन्फ्लुएंस, और जितना पास पास जा रहा है उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस और जितना दूर दूर होता चला जाता है उतना कम इन्फ्लुएंस। समझ में आया क्या? तो मुझे ना यार एक बात समझ में आ गई कि यार इस चार्ज की जो इन्फ्लुएंस करने की जो एबिलिटी है, जो इसकी क्षमता है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस चार्ज टू इन्फ्लुएंस दिस चार्ज एट दिस पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मुझे ये बात समझ में आ गई यार कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर अलग तरह की ये इन्फ्लुएंस फैला रहा है, इस पॉइंट पे अलग और इस पॉइंट पे अलग। तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग तरीके का इन्फ्लुएंस फैला रहा है ये सोर्स चार्ज। बात समझ में आ गई क्या? तो यार मुझे ना अब किस पर एनालिसिस करना है? इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सोर्स चार्ज, या बोलूं स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको मैं पूरे को क्या बोल रहा हूं? एक रीजन को क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन में किसी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी पॉइंट पर कितना इंफ्लुएंस ये चार्ज पैदा करता है, तो इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं अब हम। और इसको मैं एक अलग नाम से जानता हूं, क्या बोलूंगा? बहुत ध्यान से सुनना। देख अभी कुछ नया आने वाला है जिंदगी में, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। बात समझ में आ गई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज at one particular point is known as electric field intensity। सर धीरे धीरे बोल, मुझे लिखना है। मैंने कहा अच्छा चल मैं धीरे धीरे बोलता हूं, लिख जल्दी से। तो क्या करना है बाबा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ले मैं लिखता हूं कुछ बातें यहां पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है? एक इन्फ्लुएंसिव एरिया है बाबा। इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंसिव एरिया, इन्फ्लुएंसिव एरिया। और एक दूसरा मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं EFI। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 4 बार बोल, याद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द वैल्यू ऑफ इन्फ्लुएंस स्लैश स्ट्रेंथ, द वैल्यू ऑफ इन्फ्लुएंस स्लैश स्ट्रेंथ। ध्यान से देख, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैश स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज। दिख रहा है क्या? ड्यू टू सोर्स चार्ज। बात समझ में आ गई क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया है, एक इन्फ्लुएंसिव एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनालिसिस है
उस स्ट्रेंथ का एनालिसिस है, उस स्ट्रेंथ का, उस इन्फ्लुएंस का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। बात समझ में आ गई क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, एक एरिया है। बाबा बात समझ में आ गई क्या? कि एरिया को हम क्या बोल देते हैं? चार्ज के आसपास वाले रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे इन्फ्लुएंसिव रीजन अराउंड अ चार्ज। इन्फ्लुएंसिव रीजन अराउंड अ चार्ज, इसके लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लिख ले, इन्फ्लुएंसिव रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से लिख, जल्दी से लिख। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक लाइन पॉज करके लिख लेना, ध्यान से सुन। इन्फ्लुएंसिव रीजन अराउंड अ चार्ज in which other charges experiences a force of interaction is known as electric field of the charge। समझ में आ गया क्या? इस चार्ज के आसपास वाला वो रीजन जहां पर दूसरे चार्ज अगर आए तो उनको कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मिले तो उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं बाबा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। बहुत शानदार। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें डिस्कशन करना है, उसके इन्फ्लुएंस की वैल्यू एक निकालनी है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टेस्ट चार्ज के बारे में मैं तुझे 3 बातें बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट चार्ज किसको बोल रहे हैं? जिसको हम ला रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस रीजन जो था वहां पर लेकर आ रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है भी नहीं। तो उसके बारे में मैं 3 बातें बोलता हूं। सबसे पहली बात यह है कि यार स्मॉल होना चाहिए। क्या बोला? स्मॉल, एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल। सर मैं क्या इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता हूँ? वाई नॉट यार। ठीक है, सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल सर मैं प्रोटॉन को यूज कर सकता हूँ, वाई नॉट यार, जितना छोटा हो सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ कंस्ट्रेंट है, मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं? एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो सबसे पहला पॉइंट अपने को क्या समझ में आया? इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। बात समझ में आ गई क्या? इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। दूसरी बात मैं क्या कहना चाहता हूं कि यार ये हमेशा पॉजिटिव हो तो अच्छा है, ये हमेशा पॉजिटिव हो तो अच्छा है। इसके भी रीजन मैं तुझे बता दूंगा कि क्यों पॉजिटिव माना। बाबा मानते हैं यार, इसमें तू या मैं कुछ कर नहीं सकते। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डिफाइन करते हैं तो टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव लेके करते हैं, और जितना छोटा हो सके उतना अच्छा है। तीसरी बात, हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हम +1 कूलम रखते हैं। कितना रखते हैं? 1 कूलम। पॉजिटिव होना चाहिए और 1 कूलम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। समझ में आएगा? ईजी कैलकुलेशन। ये 2 पॉइंट तो मैं तुझे अभी समझा सकता हूं। जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि उतना अच्छे से इन्फ्लुएंस टेस्ट कर पाएगा। बात समझ में आ गई क्या? वही तुझे एग्जांपल अभी दिया था अमिताभ बच्चन वाला और एक मामूली आदमी वाला, वरुण धवन वाला केस। तो जितना छोटा होगा उतना अच्छा है, पॉजिटिव होगा। इसके रीजन, ये क्यों पॉजिटिव बोला इसके भी बता दूंगा अभी तुझको। लेकिन फिलहाल ये और पॉइंट कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, तो हमने इसको +1 कूलम माना। तो टेस्ट चार्ज के बारे में 3 बातें हो गई। बात समझ में आ गई क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछ लेता है। बात समझ में आई क्या? तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैं कहूं कि इसकी कैलकुलेशन या मैथमेटिकल एनालिसिस हम 3 तरीके से कर सकते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं वेक्टोरियली। कैसे कर सकते हैं? वेक्टर की हेल्प से, वेक्टोरियली। बात समझ में आ गई क्या? एक हम कर सकते हैं स्केलर, और एक हम कर सकते हैं ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। बात समझ में आई क्या? तो वेक्टोरियली कैसे, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी करेंगे, ये समझ में आएगा धीरे धीरे अभी। तो वेक्टोरियल अगर मैं एनालिसिस करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस देखने के लिए। दूसरा स्केलर एक मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ के, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ के हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। तो सर क्या इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में? मैंने कहा बिल्कुल होता है। तो ये पढ़ने के बाद हम ये वाला एनालिसिस भी कर लेंगे। ग्राफिकल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हो गए। क्या? सबसे पहले वेक्टर है, फिर स्केलर है, और एक ग्राफिकल है। बात समझ में आ गई? तो वेक्टोरियली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और स्केलर मेथड जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो ग्राफिकल है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम फिलहाल इसको स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को।
तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, बहुत ध्यान से सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज, ये रहा वो सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज एट अ पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट, इसको मैंने क्या कह दिया, P कह दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज कौन है, ये रहा, एट अ पॉइंट, ये रहा, इज डिफाइंड एज the electric force experienced by test charge, और टेस्ट चार्ज कौन बाबा, टेस्ट चार्ज कौन, Q नॉट, टेस्ट चार्ज कौन, Q नॉट, when placed at that point, मतलब ये कि r डिस्टेंस दूर जो पॉइंट P है वहां पर मैं Q नॉट को लाकर रख दूं, किसको लाकर रख दूं, Q नॉट को लाकर रख दूं। अब जितनी फोर्स इसके ऊपर लगेगी, इसके ऊपर जितनी फोर्स लगेगी इस Q चार्ज की वजह से, वही इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। बहुत ध्यान से पढ़ इस डेफिनेशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज Q नॉट व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो बाबा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। तो ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बात समझ में आ गई क्या, बहुत ध्यान से सुन बाबा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वो फोर्स की टर्म में डिफाइन हो रही है। बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। बात समझ में आ गई क्या, इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज बात समझ में आ गई क्या। Q नॉट मेरा क्या है, +1 कूलम, Q नॉट मेरा क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P, और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, E वेक्टर एट पॉइंट P। तो ये E वेक्टर एट पॉइंट P लिखा हो तो क्या समझ जाओगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, किसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से, ड्यू टू Q, इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। बात समझ में आ गई क्या। तो सर मुझे ना ये Q नॉट नहीं समझ में आया, ये Q नॉट डिवीजन में क्यों हुआ। तो बाबा इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्योंकि एक कूलम ने जितनी फोर्स एक्सपीरियंस की तो वो यूनिट है, वो क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ गई क्या। तो इसको क्या बोल देगा बाबा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको और करके एक लाइन में और लिखना चाहता हूं, इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो इसको क्या बोल दूंगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दिख रहा होगा, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो बाबा फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आज इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो मैथमेटिकल एनालिसिस ये आपके एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कंसेप्चुअली इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आजा
लिख ले, हेडिंग लिख, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बोले तो सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज कहूं या पॉइंट चार्ज, मतलब जितना भी डिस्कशन चल रहा है ये पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में चल रहा है। बात समझ में आ गई क्या? देख, जैसे कि तूने अभी लास्ट वीडियो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा, क्या देखा है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं पढ़ रहे हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? चल, तो यहाँ पर क्या है बाबा, एक हमारा Q चार्ज रखा हुआ है और एक R डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट P है। बात समझ आ गई क्या? यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर अपने क्या लाके रख दिया? Q0 टेस्ट चार्ज रख दिया। क्या रख दिया बाबा? Q0 टेस्ट चार्ज। बात समझ में आ गई क्या? इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी, जो पढ़ा बस उसको थोड़ा सा सलीके से लिख रहा हूँ। इसके लिए अगर तू स्कूल में इसको डेरिवेशन को करके आएगा या कहीं पे लिखे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट दैट कंसीडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम सोर्स चार्ज। बाबा ये Q0 कौन है? मैं इसको लिख देता हूँ। इसको किताबों में टेस्ट चार्ज के नाम से जाना जाता है और इसका नाम है सोर्स चार्ज। बात समझ में आ गई क्या? कैसे डिफाइन होता है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? कैसे डिफाइन होती है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अभी तो मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और बात यह है कि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P और लिमिट Q0 टेंस टू 0 F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q0। तो इसको कहते हैं लिमिट Q0 टेंस टू 0। ये बता रहा है कि Q0 बहुत छोटा है। Q0 कैसा है? बहुत छोटा है। बात समझ में आ गई क्या? और कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको क्या मान के चल लेते हैं? +1 कूलम मान के चल लेते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है बाबा? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, एक पॉइंट तो ये हो गया। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे यूनिट के नाम पे तू क्या देख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे फोर्स लिखा है तो फोर्स बोले तो न्यूटन और नीचे क्या है? कूलम। चार्ज रखा है ना बाबा, न्यूटन पर कूलम, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ गई क्या? तो यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन पर कूलम। जल्दी से कॉपी कर, पॉज करके। तो यार इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं तो यहाँ पर फोर्स कितनी होगी? यहाँ पर जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा कितनी? Q0 डिवाइडेड बाय R क्यूब, और यहाँ पे क्या है? R वेक्टर। यहाँ पे क्या है? R वेक्टर। याद आया तुझे? Q0 वेक्टर फॉर्म वाली बात, तो F वेक्टर लिख रहा हूँ। Q0 बाय R क्यूब और वहाँ पे क्या है? R वेक्टर। सर मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ा है, तो Q0 बाय R स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख देगा? यूनिट वेक्टर, यानी बोले तो R कैप। ठीक है, और नीचे भी कौन बचा है? ये Q0 बचा है। बात समझ में आ गई क्या? ये क्या बचा है? Q0 बचा है। बहुत ध्यान से देख, तो इस Q0 को मैं अभी यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, तो इस Q0 से क्या Q0 कैंसिल हो जाएगा? बात समझ में आई क्या? तो बचा क्या यार? Q डिवाइडेड बाय R क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R वेक्टर। Q बाय R क्यूब, R वेक्टर। बात समझ में आ गई क्या? और देख ध्यान से, और देख ध्यान से, इसको कैसे लिख सकते हैं? और Q बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकता है? R कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू सोर्स चार्ज का ये फॉर्मूला आ गया, Q R स्क्वायर, और यहाँ पे कौन है? R कैप। अगर तू सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो इस फॉर्मूले को आज याद करके ही उठेगा। तू जहाँ भी बैठा होगा, कहीं भी बैठा हो, कोने में बैठा हो या कहीं भी बैठा हो,
तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। तू आज इस फॉर्मूले को याद करके ही उठना, तो जहां भी बैठा हो, सुबह को कहीं बैठा हो, रात को कहीं बैठा हो, ध्यान से इस फॉर्मूले को याद करके उठेगा। के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सर ये भी इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करता है। मैंने कहा हाँ यार, जितना दूर होता चला जाएगा आर बढ़ता चला जाएगा और वो इन्फ्लुएंस की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो ये क्या बताता है बाबा, बहुत ध्यान से सुन, आखिरी बार बोल रहा हूँ, इस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इन्फ्लुएंस होगा वो कितना होगा, तो ये हमने बता दिया के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये मैथमेटिकल वैल्यू है, बात समझ आ गई। जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है उस पॉइंट पे, या जितना कम होगा उतना कम इन्फ्लुएंस होगा उस पॉइंट पे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हेडिंग समझ में आ जानी चाहिए। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, बात समझ में आ गई क्या? तो यार एक छोटे छोटे से दो न्यूमेरिकल देख, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, कि यार यहां पर कोई 5 कूलम चार्ज रखा है। कितना रखा है? 5 कूलम चार्ज। और यहां से 3 मीटर की दूरी पर, बहुत आसान सवाल, कोई पॉइंट है P। मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना चाहता हूं कितनी है। तो यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी? अगर वेक्टर फॉर्म में ना लिख के तू सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख पहले, तो क्या लिखेगा? के क्यू कितना है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी तू याद करके आया ना, तो इसको क्या कर देगा? के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पे क्या है? 5, और ये आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर तू इसकी डायरेक्शन के बारे में बोलना चाहे तो यहाँ पर अगर तू टेस्ट चार्ज लाके रखेगा तो क्या ये फोर्स उधर की तरफ आएगी? तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन होती है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अगर यही सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाए कि यहाँ पे -5 कूलम रखा हो और यहां से पॉइंट P पर, किसी पॉइंट P पर जो कि 3 मीटर की डिस्टेंस पे, बिल्कुल वही सवाल, मैंने तेरा डाउट कि माइनस चार्ज होगा तो क्या होगा वो सॉल्व करने की कोशिश की है। तो यहां पर आज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आज भी वो के क्यू बाय आर स्क्वायर ही है, यानी कि 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। बात समझ में आ गई है? लेकिन यहां पर अगर तू टेस्ट चार्ज रखेगा तो क्या उसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ आएगी? तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है। बात समझ में आ गई क्या? तो यही डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की भी है। बात समझ में आ गई क्या? यही डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की भी है। तो सर मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? तो देख, एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कि यहां पर पुट के विद साइन, क्या बोला मैं? पुट क्यू विद साइन पुट करेगा। बहुत ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से सुन। अगर इस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, बात समझ में आ गई है, और ये चार्ज है पॉजिटिव, ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो क्या आर वेक्टर की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी? और अगर ये चार्ज हुआ नेगेटिव तो आर वेक्टर उधर है, आर वेक्टर के साथ जैसे ही माइनस लगेगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी? तो यहां पर चार्ज को हमें साइन के साथ पुट करना है। एक कसम खाएगा तू कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात चल रही हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात चल रही हो, या कूलम्बिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म की बात चल रही हो, तू चार्ज को साइन के साथ ही पुट करने वाला है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर लिखो तो मैग्नीट्यूड निकालो, तो चार्ज को सिर्फ मैग्नीट्यूड रख, साइन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तू वेक्टर फॉर्म लिख रहा है, डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो चार्ज को साइन के साथ पुट करना बहुत जरूरी है। सर मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ले मैं समराइज करता हूं जल्दी से, कि अगर वेक्टर फॉर्म होगी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की बात होगी, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर और आर कैप, या के क्यू बाय आर क्यूब आर वेक्टर, जो भी इससे पहले लिखी हुई थी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम है। अगर वेक्टर की बात करने लगेगा तो साइन के साथ पुट करेगा। बात समझ में आ गई क्या? साइन के साथ पुट करेगा, तो अगर पॉजिटिव है चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर वेक्टर की डायरेक्शन में, अगर माइनस है चार्ज तो आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गई होंगी तुझको बातें, ठीक है। एक आखिरी बात कि यार एक पॉइंट चार्ज की वजह से तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीख गया। सर अगर मल्टीपल चार्ज होंगे तो क्या होगा? मैंने कहा यार तूने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो सीखा था ना वहां पर कोलम्बिक फोर्स में,
क्या सीखा था? सुपर पोजिशन। एग्जैक्टली, जो पुरानी वीडियोस पढ़ी हैं तो उसमें देख, लेक्चर 2 है या 3 है, ध्यान से देखना वीडियो, तो वहां पर मैंने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल समझाया है कि मल्टीपल पॉइंट चार्ज होंगे तो क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनो, अगर मल्टीपल चार्ज आ गए तो क्या होगा। मान ले ये रखा है +5 कूलम और ये रखा है -5 कूलम। बहुत आसान सी कैलकुलेशन कंसीडर करेंगे। यहां पर एक पॉइंट है जो कि इससे भी 1 मीटर की दूरी पर है और इससे भी 1 मीटर की दूरी पर है। बहुत ध्यान से सुन बाबा, तो ये जो पॉइंट है P, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, या तू इसको भी प्लस कंसीडर कर थोड़ी देर के लिए। बहुत ध्यान से सुन कि मान ले कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या वो इधर की तरफ आएगी ऐसे, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन आएगी क्या वो इधर आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से इधर, यहाँ पे चार्ज रख के देखना, अलग अलग कंसीडर कर, इसको बोल दे E1 और इसको बोल दे E2, ये भी वेक्टर। तो बाबा पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए कुछ नहीं करना, इनका वेक्टोरियल एडिशन कर देना है। बात समझ में आ गई क्या? तो इसे ही कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसे ही क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसी को हम क्या कह देते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब ये कि वेक्टोरियल एडिशन कर दो। आप क्या कर दो? वेक्टोरियल एडिशन। समझ में आया क्या? और वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं वहां पर भी सवाल कराए थे और यहां पर भी कराने वाला हूं। बस तू इसको जल्दी से समझ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। मल्टीपल चार्जेस अगर आ जाएं तो हम सवाल कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना, इसी सवाल को करते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेते हैं कि ये 1 मीटर है, यहां पर +5 कूलम रखा है, यहां पर -5 कूलम रखा हुआ है, और ये एक पॉइंट है ये P, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। बात समझ में आ गई क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। ये भी 1 मीटर है, समझ में आ गया, और ये भी 1 मीटर है। तो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं क्या कह दूंगा, अच्छा इसको प्लस लेगा तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान रहेगी, अभी समझाता हूं, और माइनस भी ले कंफ्यूज मत हो। समझने वाली बात यह है कि अगर यहां पर इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे क्या वो इधर की तरफ जाएगी, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे क्या वो इधर की तरफ जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? इसको मैं कह रहा हूं E1 वेक्टर और इसको मैं क्या कह रहा हूं? E2 वेक्टर। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आई है आपको? उसको मैं +5 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई मैंने उसको क्या कह दिया? E1 वेक्टर, और जो -5 कूलम की वजह से आई उसको मैंने क्या कह दिया? E2 वेक्टर। बात समझ में आ गई क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? अगर वेक्टर की तौर पे देखना चाहो तो क्या समझ में आएगा? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखना चाहो तो वेक्टोरियल एडिशन का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे यार? इनके बीच में एंगल 120 डिग्री होने वाला है। सर तुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मैंने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, ज्योमेट्री पढ़ रखी है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री, और ये वाला भी क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला कितना आ गया? 120। तो बात सुन बहुत ध्यान से, क्या हो जाएगा? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120। बात समझ में आ गई क्या? सर E1 होगा कितना ये तो बता दो। मैंने कहा यार ये कौन सी बड़ी बात है, अभी तो तू सीख के आया कि E1 का मैग्नीट्यूड होगा कितना? KQ/R², K × 5 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? उसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसिडर कर, डायरेक्शन कंसिडर कर चुके हैं हम। तो कितना आ गया? K5। K की वैल्यू तुझे पता है ऑलरेडी, 9 × 10⁹ तो यहां पर सर cos 20 नहीं पता मुझको। बाबा cos 20 की वैल्यू होती है -1/2। cos 20 की वैल्यू कितनी होती है? तो ध्यान से सुनिए यार, K5 का स्क्वायर, ये वाला भी, ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, मतलब E2 का मैग्नीट्यूड और E1 का मैग्नीट्यूड सेम है। KQ/R², KQ/
आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या आया, के 5 का स्क्वायर प्लस 2 के 5 और यहाँ पे क्या है -1/2। बात समझ में आ गई क्या? 2 से 2 कैंसिल, यार इतना तो तू कर ही लेगा ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये k5 का स्क्वायर, k5 का स्क्वायर और माइनस k5 का स्क्वायर, तो क्या बस यही रह गया। तो आंसर क्या आया, k5। यानी कि आंसर अगर मैं लिखने लगूँ 9 × 10⁻9 × 5 यानी कि 45 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ गई क्या? ये आंसर आया, ठीक है। तो ये रहा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बाबा ये रहा सवाल एक आखिरी बात करना चाहता हूं मैं तेरे से, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइंस का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? इमेजिनरी लाइंस का, जिसको मैं क्या कहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं या ये है क्या? तो मैंने कहा इमेजिनरी लाइंस हैं। क्या बोला मैंने? इमेजिनरी लाइंस हैं। क्या बोला मैं? इमेजिनरी लाइंस हैं यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब ये ड्रॉ कैसी की जाती है, बहुत ध्यान से सुन। ये हमारा सोर्स चार्ज है। क्या है ये? सोर्स चार्ज। हमने इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखकर देखा, तो टेस्ट चार्ज इस क्यू चार्ज की वजह से ऐसे कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। हमने कहा यही डायरेक्शन है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे प्लेस करके देखा तो एक फोर्स की डायरेक्शन ये मिली, यहाँ पर प्लेस करके देखा फोर्स की डायरेक्शन ये मिली। ये टेस्ट चार्ज रख के देखे तो फोर्स की डायरेक्शन मिलती चली गई। मैंने यहाँ पर रख के देखा तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ मिली, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ मिली, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ मिली। फिर मैंने यहाँ पे रख के देखा तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ मिली, यहाँ रख के देखा तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ मिली, यहाँ रख के देखा तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ मिली, यहाँ रख के देखा तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ मिली, यहाँ रख के देखा तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ मिली। और ऐसे करते करते मुझे ऐसे कोई एक पैटर्न सा मिल गया। ये हमारा वही था सोर्स चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमने इन्हीं को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहना शुरू कर दिया। तो ये वजह है कि क्यों मैं टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव कंसीडर करता हूं। अगर मैं नेगेटिव कंसीडर करता तो डायरेक्शन इधर की तरफ आती, लेकिन हम ये मान चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन निकलता है। देख तेरी स्क्रीन पे कुछ आया क्या? तो देखिए भैया, अब आपको दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी देखने को मिली। ये जो पीली पीली सी जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देखो, ये एरो दिखा रहे हैं डायरेक्शन कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती हैं। और ये कहाँ तक फैली हैं? देखो, इन्फिनिटी तक फैली हैं। कहाँ तक फैली हैं? इन्फिनिटी तक फैली हैं। समझ में आया आपको? तो कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अराउंड पॉजिटिव चार्ज। और ये एंड दे एग्जिस्ट इन ऑल डायरेक्शंस। ये 2D प्लेन में दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 3D प्लेन में भी हैं। ये स्क्रीन से निकलकर आपकी आंखों तक भी आ रही होंगी। चलो अब नेगेटिव चार्ज को प्लेस करके देखते हैं। तो नेगेटिव चार्ज के साथ देखिए, जो पीली पीली सी लाइंस है, इनके ऊपर एरो जो है वो टुवर्ड्स द चार्ज है। और जहाँ हमने पॉजिटिव चार्ज में देखा था, ये देख एरो टुवर्ड्स द चार्ज की तरफ है। जहाँ पॉजिटिव चार्ज में देखा था, वहाँ पे अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज थे। देख, सारे एरो कहाँ हैं? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। और ये इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती हैं? चार्ज से लेकर इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 3D प्लेन में है, मतलब सॉरी 3D में है। स्क्रीन से निकलकर आपकी आंखों की तरफ भी आ रही होंगी, महसूस करो उनको, ठीक है। और यहाँ पर देख, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो देख, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले स्ट्रेट लाइंस थी, आज वो एडजस्ट किया उन्होंने अपने आप को। जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अपने आप को एडजस्ट किया। और देख, जैसे मैंने इसको फ्री किया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आके इसको चल 2 लाइक चार्जेस के आसपास देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कैसा दिखता है। देखिए, बहुत ध्यान से देख इसको दोबारा कि एक पॉजिटिव चार्ज कैसे लाइन के अलॉन्ग चलता हुआ इसके पास आया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और कुछ नहीं होती,
पाथ ट्रेस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही होती हैं, ठीक है। और ये एरोज देख रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज को भी मैं ऐसे ओपन करूँ, ये देख चलता हुआ इसके पास आएगा। ये देख कुछ मल्टीपल चार्ज मैंने रखे हैं यहाँ पे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, बहुत ध्यान से देख इनको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की वजह से ड्रॉ करूं, ये तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से था, मैं रब कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्या हैं ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इमर्ज करते हुए दिखा देते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब अगर मैं टेस्ट चार्ज लाके यहाँ पे रखूँ, क्या फोर्स की डायरेक्शन ये होगी? क्या फोर्स की डायरेक्शन ये होगी इधर की तरफ? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं नेगेटिव चार्ज के आसपास। बात समझ में आई क्या? तो हमने क्या एक थ्योरी में क्या पॉइंट लिख दिया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर सिंक होती हैं। सर अगर दो चार्ज पॉजिटिव हो गए तो क्या होगा? अगर दो चार्ज अपोजिट सेम नेचर के हो गए, अपोजिट नेचर के हो गए तो क्या होगा? तो ये ले तेरी स्क्रीन पे कुछ आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आ गई हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने वाले, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करने वाले हैं, ठीक है। कुछ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे सवाल करेंगे, ठीक है। टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बो बॉय, ठीक है। वीडियो को शेयर करो बाबा, अगर पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब करो ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए जिस वक्त वीडियो अपलोड हो। बात समझ में आई क्या? तो ठीक है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। तब तक के लिए बो बॉय, एंजॉय।